Welcome to Yes Sampat Educator. Start. Welcome Anisha. Welcome Zakir. Jai Hind. Good morning. Anunja. Good morning. Jai Hind. Karamjeet. Good morning. Jai Hind. Sulekha ji. Good morning. Jai Hind. Dr. Priyanka, good morning. Jai Hind. Okay, so today's lecture is about the Hindu newspaper, and in this particular lecture we will analysis the whole Hindu newspaper of the 9th September 2022. So as you saw this particular thumbnail over here, असम में सेडिशन केसेस में बढ़ोतरी हुई। जानिए क्या है ये सेडिशन लॉ। तो आज के लेक्चर में और आज के वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक जो मैप है उसके बारे में देख लेंगे, काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर ग्लेशियर ओवर हियर, ओके, मारामोलाडा ग्लेशियर। इज इट क्लियर? तो ये जो ग्लेशियर है कहाँ पर है? इटली के पास ही है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। सो आप लोगों को पूछा जा सकता है एज पर दी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, एज पर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, कि मारामोलाडा जो ग्लेशियर है वो कौन से कंट्री जो है उसके पास आया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द इटली। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल। सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर न्यूज़ पेपर। टुडे इज फ्राइडे 9 सितंबर 2022। तो आज के न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो उसमें पहला आर्टिकल जो निकल कर आता है वो है इंडिया चाइना ट्रूप्स डिसएंगेज एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो गाइज आई वांट टू टेल यू दैट इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, ओके, रिगार्डिंग द अक्साई चिन, सो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, सो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। इज इट क्लियर? सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर बॉर्डर नेम, ओके। सो दिस article is very much important regarding the GS paper 2 international relationship and India and the neighborhood, okay। तो यहाँ पर जो डिसएंगेज की बात की गई है तो उसका दोस्तों मतलब यही है कि जो यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी है और वहाँ की जो चाइनीज़ आर्मी है वो काफ़ी हद तक उन दोनों के में उस पिलर के पास, यहाँ पर उस जगह के पास जो लद्दाख रीजन के पास ही है, वहाँ पर काफ़ी हद तक मुठभेड़ चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन है हमारा 2020 के बाद काफ़ी हद तक बिगड़ गया था। इंडिया और चाइना का रिलेशन में नेगेटिविटी आ गई थी 2020 के बाद। ठीक है, पर बाद में 2022 जैसे आया तो यहाँ पर थोड़ा कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि हम लोग डिसएंगेज करेंगे, यानी कि वहाँ की आर्मी भी पीछे हट जाएगी और हमारी इंडियन आर्मी भी वहां से थोड़ा बहुत पीछे चली जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और ये एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली? सो पुल बैक बिगिंस फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 PP15, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? PP15। इज इट क्लियर? So pullback begins from patrolling point 15 in the Gogra hot spring area। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। So India and China on Thursday announced that their armies have begun to disengage from patrolling point 15 in the Gogra hot spring area of eastern Ladakh, marking a step forward towards ending the standoff going since May 2020। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि जो नेगेटिविटी आई थी रिलेशनशिप के अंदर 2020 के दौरान इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर थी, पर यहाँ पर अभी हम लोगों ने थोड़ा कोऑपरेट करने की बात की है, उन्होंने भी थोड़ा कोऑपरेट करने की बात की है। सो यहाँ पर आपको लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। सो दैट इज कॉल्ड दी डिसएंगेज। इज इट क्लियर? तो PP15 जो था वो एक फ्रिक्शन पॉइंट था LAC के पास। ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम लोग मैप से डिस्कस करेंगे। आगे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कहा गया है कि द मूव कम्स अहेड ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हम लोगों ने SCO समिट के बारे में बात किया था जो नेक्स्ट वीक के अंदर उज्बेकिस्तान में होने वाली है। गाइज कल के टुमारो के न्यूज़पेपर में उज्बेकिस्तान या उसके बाद के न्यूज़पेपर में उज्बेकिस्तान के बारे में काफ़ी हद तक कुछ आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। उज्बेकिस्तान जो है आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसका मैप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी and Chinese President Xi Jinping are expected to participate. However, neither side has so far confirmed if the two leaders would hold bilateral talks on the sidelines for this particular summit। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के बारे में SCO के ऊपर सारा का सारा डिस्कशन कर लिया है, बट यू हैव टू वॉच दिस पर्टिकुलर मैप ओवर हियर कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट है कौन कौन से रीजन में पाया जाता है। ठीक है, सो इफ़ यू ऑब्जर्व दैट इज
इज़ अवर प्यारा सा भारत, ओके, एंड दैट इज़ अवर नेबर कंट्री चाइना एंड नेपाल ओवर हियर एंड भूटान एंड बांग्लादेश, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि जो ये पोर्शन अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सो दैट इज़ अ वेस्टर्न सेक्टर पर। यहाँ पर भी हमारा थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, साथ ही साथ यहाँ पर भी हमारा डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में। सो दैट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लगती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर चाइना के साथ लगती है, वहाँ पर भी हमारा डिस्प्यूट थोड़ा बहुत रहता है। वहाँ पर नेगेटिविटी बॉर्डर के पास और तनाव देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्टर में भी चाइना कनेक्टेड है, सेंट्रल सेक्टर के अंदर भी चाइना कनेक्टेड है और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी चाइना दोस्तों कनेक्टेड ही है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द अक्साई चीन ओवर हियर, ओके, तो यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा इलाका ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है और ये जो पूरा का इलाका है, सो दैट इज कॉल्ड द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ओके। यहाँ पर ये जो लाइन है दोस्तों, दैट इज़ अ पर्टिकुलर लाइन ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पर मार्किंग करूँ, अगर आप लोगों को दिखे तो सही बात है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। यहाँ पर जैसे हम लोग इधर से गुजरते हैं तो ये जो पूरी लाइन आती है, दैट इज अ पर्टिकुलर बॉर्डर बिसाइड्स द अरुणाचल प्रदेश एंड दैट इज कनेक्टेड अरुणाचल प्रदेश टू द चाइना, ओके। तो इस लाइन को कहा जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मैप के साथ समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर के पास ये लाइन गुजरती है, अक्साई चीन से लेकर सेंट्रल सेक्टर तक जो लाइन जाती है वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसमें जो हॉट स्प्रिंग PP15 था, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि PP15 जो है, सो दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ओके, दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलिंग पॉइंट 15। तो यहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, उसी जगह को बोला जाता है गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया PP15, ओके। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये पूरी जो रेड क्रॉस लाइन है, पूरी यहाँ से यहाँ तक जो गुजरती है, दैट इज कॉल्ड द LAC, ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर देखिए दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट वन द काराकोरम पास, उसके बाद आता है डॉल्ट बैग ओल्डी, उसके बाद तिबेट जिंगयान हाईवे, गोगरा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर मैप ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है वो कहाँ पर आया हुआ है? हॉट स्प्रिंग गोगरा हॉट स्प्रिंग PP15 के दौरान। और गलवान वैली में भी डिस्प्यूट था, सो दैट इज अ पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ठीक है। तो यहाँ पर गलवान वैली के दौरान भी 2-3 महीने पहले जो डिस्प्यूट था, वहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव था, तो दैट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट PP14, ओके, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, एंड नाउ दैट इज कम इन द करंट अफेयर इन द हिंदू न्यूज़पेपर, सो दैट इज कॉल्ड द हॉट स्प्रिंग PP15, दैट इज कॉल्ड द गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि अगर हम लोग ये पूरा का पूरा मैप देख लेते हैं, तो ये जो पूरी लाइन जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं LOC, ठीक है। तो LOC स्टैंड्स फॉर व्हाट? LOC स्टैंड्स फॉर व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर कंट्री? तो दैट इज अबाउट द पाकिस्तान, ओके। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ती हुई बॉर्डर है हमारी। और अगर मैं बात करूँ LAC, तो जो है वो चाइना के साथ जुड़ती हुई हमारी बॉर्डर है। और यहाँ पर जो गलवान वैली में भी क्लैशेस हुए थे, और यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने बात किया कि गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया जो है वहाँ पर भी डिस्प्यूट और तनाव की स्थिति बनी थी, पर अभी जाकर यहाँ पर हम लोगों ने डिसएंगेज किया है, ठीक है, चाइनीज़ आर्मी ने एज वेल एज द इंडियन आर्मी ने ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप आप लोग मैप अच्छी तरीके से देख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। जो न्यूज़ निकल कर आती है वो बिसाइड्स दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ही है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे डिक्लेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत टाइम से जो उनके क्वीन थे एलिजाबेथ II, उनका देहांत हो चुका है, यूके के अंदर डेथ हो चुकी है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट रिजिंग मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम एलिजाबेथ II died over here. Charles III takes over, says he was the cherished queen, okay. Britain's longest reigning monarch Queen Elizabeth II died on Thursday at the age of 96, ठीक है। तो उनकी जो एज थी वो 96 ईयर्स की थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और यूके के अंदर क्वीन भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि क्वीन एलिजाबेथ जो है उनका देहांत हो चुका है, 96 ईयर्स के वो एज के दौरान थे, ओके, तभी उनका देहांत हुआ। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में।
इंडिया रैंक्स 132 इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्कोर ड्रॉप्स। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को इंडियन रैंकिंग के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 आफ्टर रजिस्टरिंग डिक्लाइन इन इट्स score over 2 consecutive years for the first time in 3 decades over here, ठीक है। और ये इंडेक्स जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू रिलीज किया जाता है, UNDP। सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर सब्सिडरी एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो दैट इज कॉल्ड द UNDP ओवर हियर, ओके। और ये जो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके जो डायमेंशंस हैं किसके ऊपर बेस होते हैं कि भाई लॉन्ग लाइफ कितनी है, हेल्दी लाइफ कितनी है, एजुकेशन वहाँ पर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट है या नहीं है, इन सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें गिनी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ वो कितना है, एक्सपेक्टेड ईयर्स फॉर स्कूलिंग कितनी है, और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वहाँ का कैसा है। सो दैट इज कंसिडर्ड इन दी डेवलपमेंट इंडेक्स ओवर हियर। चलिए डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर कि एक्चुअली डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, जिसको हम लोग कहते हैं HDR ओवर हियर, ओके। हैव बीन रिलीज्ड सिंस 1990 ओवर हियर, 990, ओके। ये चीज़ याद रखिएगा। थिम्स थ्रू द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, यहाँ पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इनको रिलीज करता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इनका अगर मैं गोल की बात करूँ तो इनका गोल यही है कि कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइस एंड फ्रीडम, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करना, चॉइस को एनहांस करना, फ्रीडम को यहाँ पर एंकरेज करना, उसके रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट करना, तो ये सारे के सारे उनके गोल है। इफ़ यू टॉक अबाउट द थीम, तो 2021 और 22 की थीम आपको पूछी जा सकती है, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अनसर्टेन टाइम्स एंड अनसेटल्ड, दैट इज़ अ पर्टिकुलर थीम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइव्स, ओके, सो शेपिंग ऑफ फ्यूचर इन वर्ल्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट इज कॉल्ड द लाइव्स ओवर हियर। बट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू हैव टू ओनली रिमेंबर दैट कि कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है, पब्लिश करता है, ठीक है। और यहाँ पर उनकी जो थीम है वो एक्चुअली क्या है। आगे अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है। सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर कंपोजिट इंडेक्स, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ कुछ मेजरमेंट होते हैं, उस मेजरमेंट के हिसाब से कुछ एवरेज निकल कर आती है अचीवमेंट्स की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उन 4 फैक्टर्स के अंदर उसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो है दैट इज़ अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है। सो दैट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। आफ्टर दैट द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.3 एंड मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, सो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.4, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो गोल 8.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं कि ये 4 तरीके के गोल जो है उनको अचीव करना होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के दौरान, तो ही हम इंडिकेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अभी आप लोगों ने जैसे थंबनेल देखा था उसी हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सेडिशन लो, ठीक है। सेडिशन का दोस्तों मतलब होता है देशद्रोह, ठीक है दोस्तों। क्या मतलब होता है? सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। सेडिशन लो उसके बारे में ही बात करता है, ठीक है। तो आइए पहले उसका आर्टिकल देख लेते हैं। वेयर इज द आर्टिकल फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज़ ओवर हियर, ओके। लेट अस डिस्कस अबाउट द सेडिशन लो, ओके ओके, देयर इज नो ओवर हियर, yes, we got it. NCRB इज क्लियर। सो NCRB का हम लोगों ने एक बार फुल फॉर्म डिक्लेयर किया था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसको हम लोग NCRB कहते हैं। सो NCRB जो है वो एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है उन्होंने कि नागालैंड के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सटॉर्शन होते हैं, ठीक है। और आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो केस पाए गए हैं वो सेडिशन के केस पाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आसाम के अंदर सेडिशन केसेस जो है उसमें बढ़ोतरी काफ़ी हद तक होने लगी है। और उसके बाद जो स्टेट आता है उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो सेकंड इन दी एक्सटॉर्शन केसेस, इज इट क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा। सो नागालैंड हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ द क्राइम्स अंडर द एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग, while Assam topped, wait,
Okay. While Assam topped in reporting sedition cases since 2014, the latest crime in India 2021 report released by the National Crime Records Bureau has revealed. Okay, तो यहाँ पर जो डेटा आया है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक्सटॉर्शन के 159 केसेस दर्ज हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के साथ साथ 2021 में एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के 159 केसेस दर्ज हुए हैं। यहाँ पर इन सारे के सारे रेट्स को अगर गिना जाए तो 7.6 पर 1 लाख पॉपुलेशन कंपेयर किया जाता है नेशनल एवरेज के तौर पर 0.8 के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कि सेडिशन लॉ जो है वो एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, सेडिशन लॉ वेर एनेक्टेड इन द 17th सेंचुरी इंग्लैंड व्हेन लॉ मेकर्स बिलीव दैट ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड सर्वाइव। ओके, तो यहाँ पर जब भी ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश के अंदर, तभी यहाँ पर 17th सेंचुरी के अंदर ही इस चीज़ को लाया गया था कि ब्रिटिशर जो है अपनी गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत चीज़ सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि फॉर द नेगेटिव मार्केटिंग यहाँ पर अगर हम लोगों ने कुछ, गवर्नमेंट ने कुछ किया, हम लोगों ने अपोज किया, अगर वो चीज़ गलत हुई गवर्नमेंट ने जो की है वो, तो यहाँ पर रिवोल्यूशनरी प्रोसेस हो सकती है, यहाँ पर रिवोल्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटिशरों ने क्या डाल दिया कि अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी बोला, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर उसका प्रचार किया नेगेटिवली, तो यहाँ पर हम लोग आपको कंसिडर करेंगे अंडर द सेडिशन लॉ। ओके, यानी कि देशद्रोह के कानून के अंदर आपको हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, और ये जो सेडिशन लॉ है दोस्तों उसके अंदर आपको बेल नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर कहना यह है कि अभी क्या है उसका, ठीक है, आज के ज़माने में इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है या मिसयूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन के ने या किसी भी सरकार ने या किसी भी पार्टी ने अगर कुछ यहाँ पर डिसीज़न लिया है, वो अगर डिसीज़न पब्लिक को पसंद नहीं आया तो पब्लिक अगर ओपोज तो करेगी ही करेगी। पर यहाँ पर होता क्या है कि पब्लिक जब भी उसको डिसीज़न पसंद ना आने पर या पब्लिक सेटिस्फाई ना होने पर यहाँ पर जब भी वो डिसीज़न लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक जो है उसको यहाँ पर उसका अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट में बातचीत करते हैं, तो ये तुरंत ही उन सभी मेंबर्स को यहाँ पर सेडिशन लॉ के तहत देशद्रोह के आरोप में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिशियन जो है इन सारी चीज़ों का मिसयूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा तो दैट इज़ अ नॉन बेलेबल। इज ए क्लियर? तो ये जो है जहाँ पर अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी है हमारे भारत के अंदर, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर सेडिशन लॉ का इस तरीके से मिसयूज होगा तो हाउ वी कैन एंजॉय आवर फंडामेंटल राइट ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले चीज़ अगर मैं कहूँ तो ओरिजिनली इस चीज़ को ड्राफ्टेड किया गया था 1837 के दौरान बाय द थॉमस मैक्लोई के दौरान, ओके, जिन्होंने इस चीज़ को फॉर्म किया। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, बट एज इनएक्सप्लिकेबली ओमिटेड व्हेन द इंडियन पिनल कोड वाज एनेक्टेड इन 1860। ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड में ये सारी की सारी चीज़ें जो है या धाराएं जो है डाल दी गई थी। सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके रिगार्डिंग जो सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो आप लोगों को पूछा जा सकता है। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन पिनल कोड भी याद रखें। इंडियन पिनल कोड जो एक किताब है जहाँ पर पनिशमेंट धाराओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द सेक्शन 124A। इज ए क्लियर? तो ये चीज़ याद रखनी है। सो सेक्शन 124A वाज इंसर्टेड इन 1870 बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जेम्स स्टीफन व्हेन इट फेल्ट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस किया गया है तो इस चीज़ को हम लोग ऑफेंस ही मानेंगे। ठीक है, और हम कौन सा सेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन सा सेक्शन के तौर पर हमें गिरफ्तार कर सकते थे, सेक्शन 124A। ठीक है, तो यहाँ पर आज भी इसको क्राइम के अंदर ही लिया गया है। सो दैट इज कॉल्ड द सेडिशन इज अ क्राइम अंडर द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर अगर मैं सेक्शन 124A आईपीसी की बात करूँ तो एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है, तो सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन, या शब्दों से यानी कि बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन आइदर रिटन और बाय साइंस और बाय विजुअल
visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites and attempts to excite disaffection towards the government established by law in India। ठीक है, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए है उसका अगर किसी भी माध्यम से यानी कि किसी भी मीडियम से अगर आपने उसका अपोज किया तो यहाँ पर उसको हम लोग ऑफेंस के तौर पर लेंगे, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेडिशन। ओके, तो ये सेक्शन 124 आईपीसी कह रहा है। अगर यहाँ पर अगर आपके ऊपर ये ऑफेंस लगता है या अगर आपने इस तरीके का कोई ऑफेंस किया है तो क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो पहले जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी गिरफ्तारी होगी इस लॉ के तहत, ठीक है, या इस सेक्शन के तहत, तो यहाँ पर आपको बेल नहीं मिल सकती है। सो दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस ओवर हियर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years टू लाइफ टर्म टू विच फाइन में बी एडेड ओवर हियर। ठीक है, तो जज साहब के ऊपर है कि आपको पूरी ज़िंदगी रखना है या 3 साल के अंदर फ्री कर देना है। ठीक है, बाद में यहाँ पर अगर किसी के ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया, सेक्शन 124A लगाया गया, तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से उसको बर्खास्त किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, सो दे हैव टू लाइव विदाउट देयर पासपोर्ट भी नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो तो अलग। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ द सेडिशन ओवर हियर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एनसीआरबी। यहाँ पर जो इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले यही टाइटल पढ़ा था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीआरबी के बारे में समझ लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन ही आप लोगों को याद रखने हैं कि दैट इज द फर्स्ट वन इज दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। 1986 के अंदर उसका सेटअप किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। और एनसीआरबी जो है ये एक इन्वेस्टिगेटर एजेंसी है जो पूरे के पूरी जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है और वो एनुअल रिपोर्ट जो है वो डिक्लेयर करती है, पब्लिश करती है, जैसे कि क्राइम इन इंडिया है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया एंड रिपोर्ट्स ऑफ मिसिंग वुमन एज वेल एज द चिल्ड्रन इन द इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एनसीबी का ये सारा का सारा कामकाज है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन रिगार्डिंग द कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। ओके, तो यहाँ पर ये सबसे पहले आर्टिकल क्या है वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एनसीआरबी का जो आर्टिकल था उसके थोड़ा नीचे अगर जाएंगे तो आपको ये आर्टिकल दोस्तों मिलेगा। सो दैट इज अबाउट द कर्नाटक स्टेज सेट फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो दैट इज अबाउट द जीएस पेपर 2। यहाँ पर इसके माध्यम से कहना चाहूँगा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्नाटक में ये कहा गया है कि एंटी कन्वर्जन बिल, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर समझ लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, और यहाँ पर समझ लीजिए कोई मेल है, फीमेल ने इस मेल से शादी किया, ठीक है, तो मेल का अगर कोई दूसरा रिलीजन है तो बाद में फीमेल को भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मेल के घर वाले या कोई भी मेल के साइड के या खुद मेल ही अपने जो वाइफ है उसके जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर देते हैं या तो उसका रिलीजन कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये होना नहीं चाहिए रिलीजियसली। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया। पर दोस्तों मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना अपना मेंटालिटी है। अगर फीमेल जो है वो बाय जेन्युइनली अगर वो ऐसा चाहती है कि हाँ मैं कन्वर्ट होने के लिए रेडी हूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं लगेगी। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा कि ये मैं भाई साहब से ये जो मेरे पति देव हैं उनके साथ मैं मैरिज कर रही हूँ और उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा जो संसार है, हमारा जो जीवन है अच्छी तरीके से चले, आराम से चले, इसके लिए मैं कन्वर्ट होने के लिए रेडी हूँ, ये इसमें मेरा असहमति है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बतानी होती है। जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप से यानी कि डीएम साहब जो है अपने आप से एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के बाद पता चलता है कि हाँ ये सारा का सारा जो मामला है वो क्लियर कट है, तो आप अपना जो कन्वर्जन रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। पर डीएम साहब को अगर ये चीज़ पता चले कि यहाँ पर बाय फोर्स किया गया है, बाय फोर्सफुली हो रहा है या
यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि डाउरी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ भी कर डीएम साहब जो है एक्शन ले सकते हैं एज पर दी लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो विथ अ क्लियर मेजोरिटी इन द कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम द रूलिंग बीजेपी इज सेट टू गेट द कंट्रोवर्शियल कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। तो दोस्तों इस जो बिल है उनका नाम ही यही है, कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, जिसको हम लोग एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मंडे के दौरान इस सेशन के अंदर पास किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है अपर हाउस के अंदर विंटर सीजन के अंदर इसको पास किया गया था 2021 के दौरान। तो जहाँ दैट इज़ ऑल्सो पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ओवर हियर, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर इस आर्टिकल में दोस्तों ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी माइनॉरिटी का यहाँ पर जो रिलीजियस है वो कन्वर्ट किया गया तो भी आप फॉल्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं इसके बारे में कि कर्नाटक ने यहाँ पर जो बिल पास किया उनका नाम क्या है, कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल 2021। गाइस कैन यू टेल मी अबाउट द फंडामेंटल राइट। ओके, यहाँ पर मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। यू कैन गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटक के अंदर जो स्टेट असेंबली जो होती है वहाँ पर इन बिल को इशू किया गया था। और यहाँ पर इस बिल के दौरान अगर मैं बात करूँ तो बिल में ये कहा गया है कि दिस पर्टिकुलर बिल प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, बाय फोर्सफुली, बाय फ्रॉड, बाय अलोरमेंट और मैरिज, ठीक है। तो ये बिल यहाँ पर इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। मेन प्रोविज़न अगर मैं इस बिल के बारे में बताऊं तो पैनल प्रोविजंस होते हैं। सो दैट इज़ अबाउट दी कोग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। अगर इस तरीके की चीज़ें पता चली तो यहाँ पर ये जो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और यहाँ पर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस ओवर हियर। साथ ही साथ आपको फाइन भरना होगा 25,000 रुपये, 10 साल की जेल हो सकती है, 3 साल से लेकर 10 साल की आपको जेल हो सकती है, 50,000 से आसपास आपको फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कहा गया कि अगर माइनॉरिटी जैसे कि वुमन माइनर पर्सन है या कोई वुमन है या ऐसा एससी एसटी कम्युनिटी से जो भी पर्सन को बिलोंग करता है, अगर आपने उसके रिलीजन को कन्वर्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये फाइन लग सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा, इस बिल का प्रोविजंस किया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर वन कि अगर किसी पर्सन को विलिंगली रिलीजन अपना चेंज करना हो तो क्या उसके ऊपर हम लोग एंटी कन्वर्जन बिल के तौर पर क्या उसके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो कर सकता है, ठीक है, कार्यवाही नहीं पर अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, पर यू हैव टू इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओवर हियर। तो 3 दिन के अंदर एक एडवांस में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होता है और आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है वो इन सारी की सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने तरीके से। बाद में उसके एविडेंस पता चलते हैं और उस एविडेंस के अंदर अगर चीज़ें सही दिखती है तो यहाँ पर आप कन्वर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत भी इंटरचेंज मिला तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, ये आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इनका प्रोविजंस जो है वो क्या है, ठीक है। अभी बात करते हैं टाइगर प्रॉन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो आप इस फोटो के अंदर देख रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है, ठीक है, जिसको एक अलग कल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो ओडिशा के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। सो दैट इज अबाउट द भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसको एंकरेज किया जा रहा है, इसके प्रोडक्शन को एंकरेज किया जा रहा है। सो दैट इज अ टाइगर प्रॉन। अभी बात करते हैं उस आर्टिकल के बारे में। Okay, you can see this particular article over here. ओडिशा गवर्नमेंट कैंसल्स श्रिम्प कल्चर लीजेस इनसाइड द भितरकनिका। तो यहाँ पर जो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसका ये सरकार ने इसके प्रोडक्शन के लिए कुछ ज़मीन जो थी वो लीज के ऊपर दिया गया था, पर यहाँ पर श्रिम्प कल्चर जो है उसको एंकरेज करने के लिए, पर अभी इन सारी चीज़ों को कैंसिल किया गया है। सो इको सेंसिटिव नेचर ऑफ द लैंड इग्नोर्ड ओवर हियर। सो ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड लीजेस ग्रांटेड टू द 2 एक्वाकल्चर कंपनीज फॉर श्रिम्प कल्चर। तो इस चीज़ को हम लोग जो
टाइगर प्रॉन का जो भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को कौन सा कल्चर बोला जाता है दोस्तों? श्रिम्प कल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सो दैट इज कॉल्ड द श्रिम्प कल्चर, ओके, जो टाइगर प्रॉन को एंकरेज करता है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, या टाइगर प्रॉन्स को बढ़ाने में ये श्रिम्प कल्चर काम करता है, ठीक है। ओवर स्प्रॉलिंग एरिया इनसाइड द भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज फेमस फॉर द क्रोकोडाइल ऑल्सो एंड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एंड थिक मैंग्रोव फॉरेस्ट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि ये किसके थ्रू ये जो लीज है वो इश्यू की गई थी, कैंसलेशन लीज जो है इश्यू की गई थी। सो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज द लोकायुक्त ओडिशा has decided not to proceed further on the case. The RTI activist Ranjan Kumar Das, who was petitioner in the case, had died under mysterious circumstances days after filing the case with the लोकायुक्त, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझना है कि जो रंजन साहब जी थे उन्होंने एक्टिविस्ट थे जिन्होंने RTI डाला, पर कई ऐसे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की वजह से उसका डेथ हो चुका है। तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ें समझते हैं, ठीक है। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉन फॉर द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट ओवर हियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। आगे बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर के बारे में दोस्तों आर्टिकल आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सारे के सारे ट्रांसजेंडर है ये सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ समझते हैं कि एक्चुअली है तो है क्या। और ये ट्रांसजेंडर का जो आर्टिकल है दोस्तों काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो तबका है दोस्तों ये अलग निकल कर ही आता है। हम अगर सोसाइटी के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आप लोग लोकल ट्रेन्स के अंदर भी सफ़र करते हैं, तो सारे लोग ठीक है इसको अलग निगाह से देखते हैं। सो देयर आर दी वेरियस चैलेंजेस रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर इन अवर सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर उनको चीज़ें जो है मांगनी पड़ती है, पैसा मांगना पड़ता है, बिकॉज अनएम्प्लॉयबिलिटी का एक पॉइंट आता है, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। पहले हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर दैट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में तो उसका पहले आर्टिकल देख लेते हैं, ओके। वेयर इज़ द आर्टिकल? wait guys, yes, we get it, Anushka, we get it over here, okay. Please come the page number 12, okay guys, please come on the page number 12. Got it? Okay. So I want to tell you that this particular article, let us discuss this article. सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऐसा डिमांड किया है कि जॉब पॉलिसी फॉर द ट्रांसजेंडर इन 3 मंथ्स, हमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 3 महीने के अंदर जॉब पॉलिसी डिक्लेयर करनी है। आप करो कुछ भी कर 3 महीने के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पॉलिसी बनाओ बनाओ, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है। ट्रांस पर्सन्स एक्ट मस्ट बी फॉलोड एंड ट्रांस पर्सन्स को ये सारी चीज़ें जो पॉलिसी बने उसको फॉलो भी करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन द Thursday gave the government 3 months to take the lead and advise a policy framework to open up avenues of employment for transgender persons, particularly in the civil aviation industry, okay. सिविल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर भी यहाँ पर ट्रांसजेंडर को जॉब मिले, ऐसा यहाँ पर पॉलिसी बनाने की बात चल रही है। द ऑर्डर वॉज फॉल आउट ऑफ पिटिशन फिल्ड बाय द शिवानी, ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम द टूथुकोडी इन द तमिलनाडु एंड हुज ड्रीम ऑफ फ्लाइंग हाई एज एन एयरलाइन कैबिन क्रू मेंबर नेवर टुक ऑफ, ठीक है। तो ये मोहतरमा का मतलब ये जो ट्रांसजेंडर है उनका यहाँ शिवानी शाहनावी जी का जो यहाँ पर एक ड्रीम है कि वो उनको एयरलाइन में एज ए कैबिन क्रू के तौर पर काम करना है। इसके लिए यहाँ पर सिविल एविएशन इंडस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और उसके पर्सनस के लिए, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बेंच बिठाई गई थी, उसकी एक बेंच बिठी थी। साथ ही साथ हेमा कोहली ने भी ये चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट हैज़ टू कंप्लाई विद द एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019 लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने चीज़ें ऑब्जर्व की थी। अभी बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में कि
भारत देश के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और न्यूज़ क्या है और ये आर्टिकल एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो पिटिशन बाय दिस पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर पर्सन ड्रो अटेंशन टू डिस्क्रिमिनेशन दे फेस इन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि आप काम करो पैसा क्यों मांग रहे हो, काम करो पैसा क्यों मांग रहे हो, पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है वो अनएम्प्लॉय है, वहाँ पर उसको सर्वाइव करने के लिए पैसे आएंगे तो आएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पिटिशन दाखिल किया गया रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जनरेट करे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो इसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। डिस्पाइट द गवर्नमेंट पासिंग द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन, उसका बिहाफ में यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया 2019 के अंदर जो एम्पावरमेंट करेंगे, पूरा का पूरा वेलबिंग जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस इन देयर डेली वॉक्स ऑफ द पर्टिकुलर लाइफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी ट्रांसजेंडर है, ठीक है, वो अपनी जो डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत सारे से चैलेंजेस जो है, सोशल चैलेंजेस जो है, जिसके हिसाब से उसके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट होता है, यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। दो द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द ट्रांसजेंडर एज अ third gender over here, okay, but these existing structures in the state apparatus still work on the together binary। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि जो हम लोग इन तबके को भूल चुके हैं, ठीक है, उसको अलग निगाह से देखते हैं, पर उसको हमें सारी चीज़ें जो है लीगलाइज देखनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा लॉ जो है वो क्या कहता है, वो भी एक इंसान ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि चैलेंजेस फेस बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेशन, ओके, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑस्ट्रासाइजेशन। ऑस्ट्रासाइजेशन का मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई भी पर्सन जो है जिसके अंदर ट्रांसजेंडर हॉर्मोन्स है, ठीक है, तो सबसे पहले जो उसका बहिष्कार होता है वो उसके पेरेंट्स ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा उसको अच्छी तरीके से समझना है, यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसमें सबसे मेन रोल जो है उसके पेरेंट्स ही रोल प्ले करते हैं, जो घर से ही उसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर देते हैं, पेरेंट्स उसका बहिष्कार कर देते हैं, और हर जगह सोसाइटी के अंदर उसका डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर एक थर्ड जेंडर के तौर पर सामने आता है, इसलिए उसका आइडेंटिटी क्राइसिस है, सोशल स्टिग्मा, यहाँ पर सोशल इमेज जो है वो काफ़ी हद तक उसकी डिफरेंट मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा लोकल ट्रेन के अंदर और हर कहीं जगह पर जहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वहाँ पर उसको पैसे मांगने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पर उसका रोजगार नहीं है, ठीक है। काम करेंगे तो ही उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो ऑफिस के अंदर जो है माहौल अच्छी तरीके से रहे, या माहौल उस तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पर ऑफिस के अंदर अगर ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया जा सके तो ये जो क्वेश्चन है वो हल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब अप करनी चाहिए, हमें एक अलग तबके से लेकर उसको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। एंड लैक ऑफ पब्लिक एम्यूनिटीज़, यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत सारी एम्यूनिटीज़ है, ठीक है। अगर आपको संडे देखा जाए तो आप मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं, बहुत सारी एम्यूनिटीज़ है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। पर यहाँ पर पब्लिक एम्यूनिटीज़ जो है वो उसको यूज़ नहीं किया जाने देता, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग पब्लिक एम्यूनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। सो देयर आर द लैक ऑफ पब्लिक एम्यूनिटीज़ ओवर हियर, ओके। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे जो चैलेंजेस है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो फेस करते हैं आज की तारीख में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्ट को पास किया था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जो है। उसके बाद यहाँ पर एक नेशनल पोर्टल बनाया गया जिसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, यहाँ पर उसको असिस्ट किया जाएगा। बाद में एक आता है गरिमा ग्रे, ठीक है, गरिमा ग्रू जिसको बोला जाता है, या तो ग्री कहा जा सकता है, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, मेडिकल एड्स प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे ऐसे रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज़ होती है, एम्यूनिटीज़ होती है, वो चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है।
सो दैट इज़ अ गरिमागिरी। उसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है और कि हम लोग जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से हम लोग प्रोवाइड करें और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने में उसकी मदद करें। ठीक है, तो ये है इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर पर्सन्स। आगे यहाँ पर देखा जाए तो इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है। आगे देख लेते हैं, अगर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक आर्टिकल सिर्फ पढ़ने लायक है कि US to defeat Pak 15 F-16 India silent। ओके, अनाउंसमेंट केम amid talks between the senior Indian and US officers. India maintained a studied silence a day after the US announced a $450 million package to the defeat Pakistan's large F-16 fighter fleet with the largest technological advance। तो यहाँ पर जो F-16 है यहाँ पर ये पाकिस्तान को देने की बात की गई है, पर किसके लिए? कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिज्म हो रहा है उसको रोकने के लिए US जो है F-16 जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। क्या लॉजिक ये दे रहे हैं पता नहीं चलता है। ठीक है, कि पाकिस्तान F-16 फ्लीट वॉज लास्ट सीन इन एक्शन अगेंस्ट द इंडियन जेट्स ओवर कश्मीर इन 2019। ये बात सही है। ठीक है, जब भी आप लोगों को मैं केस याद दिलवाऊं, हमारे जो अभिनंदन साहब थे, हमारे जो अभिनंदन सर थे, ठीक है, तो उन्होंने F-16 को ही मार कर गिराया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मैं फिर से याद दिला सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी USA F-16 पाकिस्तान को इसके लिए दे रहा है कि वो उसकी जगह पर जो भी टेररिज्म है उसको ख़त्म कर सके। यहाँ पर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो 2019 में उसने हमारे अगेंस्ट पे यूज़ किया था F-16। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर समझना है। ओके, आगे बात करते हैं, अगर कोई आर्टिकल है तो यस 39 एक्सोटिक एनिमल्स सीज्ड इन आसाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि तमिलनाडु के अंदर ऐसे 2 पर्सन को अरेस्ट किया गया है जो यहाँ पर एनिमल का बंगाल के अंदर स्मगलिंग करते थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। और म्यांमार के रीजन से, मिजोरम के रीजन से बहुत सारी तस्करी की जाती है एनिमल्स की, उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना है कि आसाम पुलिस ने थर्सडे को 39 एक्सोटिक एनिमल जो है उसको यहाँ पर अपने अंडर में लिया था। SUV में से वो ट्रैवल कर रहे थे, मिजोरम म्यांमार बॉर्डर के पास ही उसको लिया गया था, दैट इज सिलीगुड़ी। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पोर्शन में आता है। ठीक है, तो जहाँ पर जो तस्करी की गई थी जिसके अंदर 39 एक्सोटिक एनिमल थे, जिसके अंदर बेबी वॉलीबीज थी, चिंपांजी थे, मंकी थे, टॉर्टोइज थे और बहुत सारे जो जानवर थे, एनिमल्स थे, वो मिजोरम म्यांमार के बॉर्डर के पास सीज किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। Is it clear? Now let us discuss about the next article if it is available over here. Okay? लंदन ही चल रहा होगा क्योंकि ये मोहतरमा तो अभी चल बसे, so that's why. Okay. अभी तक कोई आर्टिकल सामने नहीं आ रहा है। Okay, so guys, that's it for this particular session. And if you are preparing for the defense examination like the CDS Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, and if you are also preparing for the Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, and RBI Grade B, so don't worry about that. Batch is launched by the Yes Sampat Educator over here. So what are you waiting for, guys? Just call on 977 323-0619 over here. Is it clear? And online platform is available over here. Is it clear? So guys, I hope you all are enjoy this particular session. और जो यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की, आप अपने घर पर बैठकर उसके नोट्स बनाइए यहाँ पर, इसलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इफ़ यू रियली feel that this particular video is very informative, so please like, share and subscribe. And if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel for the future and further references. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।